ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश की धरोहर है कॉर्बेट नेशनल पार्क और इस पार्क में जानवर और यहां रहने वाली एक जाति समूह खतरे में था, लेकिन वन्य जीवों और उस जाति समूह को बचाने के लिए एक शख्स ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, बाघ, वन और वो। और सबसे पहले देखते हैं जिम कॉर्बेट पार्क की कहानी कि किस तरह ये पार्क उत्तराखंड का हीरा बना और कौन कौन सी खास बातें इस राष्ट्रीय धरोहर को बनाती हैं। 8 अगस्त 1936 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड की खूबसूरती में और भी चार चांद लगाता है विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क। कुमाऊं और गढ़वाल की शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी के घनघोर जंगल को संजोए इस विशाल नेशनल पार्क में बाघ, हाथी, भालू, चीतल, सांभर, पाड़ा समेत कई वन्य जीव बहुत तादाद में पाए जाते हैं। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि पहले यह क्षेत्र टिहरी के राजा की निजी संपत्ति थी, लेकिन गोरखाओं के आक्रमण के समय अंग्रेजों ने राजा की मदद की। इसके बाद ये जंगल अंग्रेजों के पास रहा। वन विभाग को पहली बार साल 1868 में इस जंगल की देखरेख की जिम्मेदारी मिली और साल 1879 में इसे आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। देखिए, पहले तो ये पार्ट उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था, जिम कॉर्बेट पार्क उसी का पार्ट था और हमारे पास इतना पब्लिक में मतलब नॉलेज भी नहीं थी कि ये जंगल क्यों बचनी चाहिए। ये पार्क बना था 1936 में और जिम कॉर्बेट का भी कुछ सहयोग रहा इसमें पार्क बनाने में और इनकी मतलब विजन थी कि ऐसी जगह इन्हें थोड़ी बहुत छोड़ दी जो आज एक कॉर्बेट पार्क एक उत्तराखंड का एक हीरा है। 8 अगस्त 1936 में यूनाइटेड प्रोविजन नेशनल पार्क एक्ट के तहत इसे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और इसे नाम दिया गया हैली नेशनल पार्क। पहले इस पार्क का क्षेत्रफल 323.75 वर्ग किलोमीटर था, जिसे साल 1966 में बढ़ाकर 520.82 वर्ग किलोमीटर किया गया और इसी साल जंगल में बाघों के संरक्षण के लिए एक परियोजना भी बनाई गई। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तुरंत इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी और फिर 1 अप्रैल 1973 को इसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क घोषित कर दिया गया। आज इसका क्षेत्रफल 1288.32 वर्ग किलोमीटर है। इंदिरा गांधी को मतलब उनने एक कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में, जिन उनको ये था कि शेर खत्म हो जाएंगे हिंदुस्तान में और सिर्फ शेरों के साथ उनको लगाव नहीं था पर पूरा नेचर के साथ था और वो जानती थी कि अगर ये जगह बचनी है, ये सब जो नेचुरल एरियाज हमारे हैं, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज, और ये शेर के वजह से भी बचेंगे, तो उनने शेर का जो शिकार था वो बंद कर दिया था। तो 1973 में ये कॉर्बेट पार्क डिक्लेयर्ड हुआ एज अ टाइगर रिजर्व। जब कॉर्बेट नेशनल पार्क को बाघ संरक्षण परियोजना में तब्दील कर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया तो उस समय यहाँ बाघों की संख्या लगभग 40 थी और वन विभाग के सामने विलुप्त होती इस प्रजाति को बचाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मुश्किल परिस्थितियों में यहाँ पेट्रोलिंग करना नाको चने चबाने जैसा था। मैं क्षेत्र में जाता हूँ, घूमता हूँ और जहाँ कोई गतिविधि दिखाई देती है तो मैं काफी नजदीकी से उसको देखता हूँ। वन कर्मचारी होने के नाते वाइल्ड लाइफ से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जो भी वाइल्ड लाइफ एक यही नहीं है कि हाथी हैं, बाघ हैं और भी सब वाइल्ड लाइफ है, उसको बचाने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बाघ ही नहीं हर जानवर को बचाया जाए, ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। हम तो ऐसा है, पर्यटक को ले जाते हैं, वो हमारी गश्त होती है क्योंकि वो एरिया देखते हैं। हम चारों तरफ जाते हैं 4 दिन में, चारों दिशा। वन विभाग के सामने बाघों के संरक्षण और बाघों की विलुप्त होती प्रजाति को बचाना एक चुनौती है, लेकिन बाघों की बढ़ती संख्या और पार्क के विस्तार के पीछे वन विभाग की भूमिका और टेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया।
और कौन से टाइगर वो थे। टेक्नोलॉजी आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे पास अब जीपीएस दे रखे हैं, अपना स्टाफ मैप रीडिंग करता है, वो अपने पोजीशन जानता है। पेट्रोल के लिए मैप रीडिंग बहुत जरूरी है, जीपीएस बहुत जरूरी है रूट्स डिटरमिन करने के लिए। और हमने इससे एक स्टेप और भी आगे हम बढ़ गए हैं कि हमने अब सर्वेलेंस टावर्स लगा दिए हैं कॉर्बेट पार्क में। इस टावर्स में से जो इलेक्ट्रिक टावर कहलाते हैं, इससे हमको पता चल जाता है यदि कोई आदमी अंदर घुसे या कोई जानवर का मूवमेंट हो। वन्य जीवों को बचाने के लिए मेंबर ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कुंवर विजेंद्र सिंह ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हमेशा तत्परता से काम किया और अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 30 साल इस कॉर्बेट पार्क की सेवा करते हुए गुजारे। विजेंद्र सिंह 30 सालों से अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक पद पर तैनात हैं। पूरी जिंदगी इस भयानक जंगल में बिताकर इन्होंने बाघों के संरक्षण के लिए चुनौती पूर्वक काम किया। इनका योगदान आज किसी से छिपा नहीं है। इनके इस महत्वपूर्ण योगदान की वजह से इस जंगल में बाघों की संख्या बढ़कर 214 हो गई है। जो टाइगर्स उस टाइम जो कॉर्बेट पार्क में थे, जब हमने शुरू करा कंजर्वेशन 1970 से, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में सिर्फ करीब 35 टाइगर थे। आज जो टाइगर्स जो बड़े हैं वो करीब 175 टाइगर हमको इस लैंडस्केप में, कॉर्बेट लैंडस्केप में हो गया है। मौसम के लिहाज से ये जंगल बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं पर्यटन के दृष्टिकोण से उत्तराखंड सरकार के लिए ये पार्क किसी हीरे से कम नहीं। प्रकृति की गोद में बसे इस खूबसूरत पार्क में हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं। वो यहाँ की खूबसूरती का आनंद हाथी की सवारी कर उठाते हैं। जंगल के अंदर जाने के लिए ओपन जिप्सी भी रहती है, साथ ही गाइड की भी व्यवस्था है। आप इस पार्क में आसानी से कई वन्य जीवों को इस घने जंगल में आनंद के साथ विचरण करते देख सकते हैं। ये जंगल न सिर्फ उत्तराखंड की विरासत है, बल्कि हमारे देश की महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक है। नोएडा से अभिजीत कुमार झा के साथ नसीम खान, रामनगर, समाचार प्लस। कॉर्बेट पार्क में सालों से रहते आ रहे लोगों को वन गुर्जर कहा जाता है। विकास की सीढ़ियां चढ़ता देश तो बहुत आगे निकल आया, लेकिन ये लोग बहुत पीछे छूट गए थे। इस कॉर्बेट पार्क के वार्डन विजेंद्र सिंह ने न सिर्फ यहां के वन्य जीवों को बचाने के लिए, बल्कि गुर्जरों के पुनर्वास के लिए भी लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार उन्हें जीत मिली। दूर दूर तक फैला जंगल, जंगल के बीच खतरनाक जानवर, जंगल के बीच रहते वन गुर्जर। घने जंगल, दूर दूर तक जहां नजर जाए आबादी का कोई नामो निशान नहीं। हिरन, मोर, हाथी समेत खतरनाक जानवर। कब टाइगर हमला कर दे पता नहीं। रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं, अच्छी एजुकेशन नहीं। समाज में पिछड़े हुए और सालों से जंगल में रह रहे वन गुर्जरों को बड़ी ही कठिनाइयों में जीवन यापन करना पड़ता है। तो हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और के जो गुर्जर हैं, ये बहुत ही सिंपल लोग हैं, बहुत पिछड़े लोग हैं। इनके लिए कुछ इम्यूनिटीज नहीं है, कोई मेडिकल एड नहीं है, बिजली पानी तो बहुत दूर है। पीने के लिए पानी तो भले ही प्राकृतिक स्रोत से मिल जाता हो, लेकिन जंगल से गुजरकर जंगल के बीच अपनी झोंपड़ी तक उस पानी, खाना बनाने के लिए लकड़ी लाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इन्हीं झोंपड़ियों में वन गुर्जरों ने अपनी बचपन, जवानी और बुढ़ापा व्यतीत कर दिया और समाज से अलग ही रहे। लेकिन जरूरत है इन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़ने की। पर इनको अब शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पुराने लोग थे उनकी तो जिंदगी अब बीत गई है। तो वो अब अपने आप चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं इनको अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छी इनको सुविधा मिले, और ये इनको अब हमको वीन करना पड़ेगा और इनको रीसेटल करना पड़ेगा। मैं इस प्रयास में लगा हुआ हूँ गुजरों को रिलोकेशन करने के लिए। 30 साल लग गए मेरे को। तो मेरे को वहाँ से लग के वो चीज़ें पास करानी पड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा, और अभी 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी ने वो ये सब देख के और ये उनने फैसला कर दिया कि जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो गुर्जर हैं
वो उनको रिहेबिलिटेट करा जाएगा, रिलोकेट करा जाएगा और ये चिड़ियापुर के पास में इनको बसाया जाएगा। तमाम कठिनाइयों से रोज दो चार होते हुए वन गुर्जरों को जंगल में आग लगने, बाढ़ आने और खतरनाक कीड़े मकोड़ों का भी डर सताता रहता है। वहीं मानसून में लैंडस्लाइड परेशानी में आग में घी का काम करती है। ऐसे में वन गुर्जरों का रिहेबिलिटेट किया जाना बेहद जरूरी है। मैं तो गया था वहाँ जिम कॉर्बेट और करीब 112 परिवारों को हमने उनको पट्टे भी दे दिए हैं पुनर्वास की, और हमने ये भी कहा है कि जो गुजर के हमारे भाई जंगल से बाहर आ जाएंगे उनको पेंशन देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, और जो बच्चे पढ़ेंगे उनको स्कूल में स्कॉलरशिप देंगे। तो गुजरों के लिए पुनर्वास की जो केंद्र की योजना के अलावा राज्य सरकार ने भी प्रोत्साहन दिया है कि हम उनको जो है सैंक्चुरी से बाहर निकाल करके उनको जो है अच्छा जीवन दें। वन गुर्जर बहुत पिछड़े हुए हैं। उन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए वन मंत्रालय की ओर से भी फंड जारी किया गया है, जिससे कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। केंद्र से वन मंत्रालय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बहुत हमारे पास फंड भी आया हुआ है, तो उस फंड से भी हमको रिहेबिलिटेट करते हैं। कुछ गांव है जिनको हमको परिधि से बाहर निकालना है, तो वन गुजर जो है बहुत ही पिछड़ा एक वर्ग है और उसके लिए उसको समाज से में लाना, उसको गति देना हम राज्य सरकार काम करते हैं। वन गुर्जर लंबे समय से जंगलों के बीच रह रहे हैं। उन्हें जंगल के चप्पे चप्पे की खबर रहती है। ऐसे में उन्हें शिफ्ट करने के साथ साथ जंगल की सुरक्षा का काम सौंपा जाए तो न सिर्फ नष्ट होती वन संपदा को बचाया जा सकेगा, बल्कि इन लोगों के प्रयास से जंगल का विस्तार भी संभव हो पाएगा। मैंने सरकार को ये सुझाव दिया है कि वन विभाग हमारे उत्तराखंड के अंदर जो गुरेला हैं उन गुरेलास को समायोजन करने का प्रयास करे, क्योंकि जंगल धू धू करके जल रहे हैं और लाखों की संपत्ति नष्ट हो रही है। अगर चंद करोड़ रुपए गुरेलाओं को दे दिए जाएं तो मैं समझता हूं कि समायोजन करने से वो जंगल बुझाने का काम भी करेंगे और नया जंगल लगाने का काम भी करेंगे। सतपाल जी ने जंगल में बांज और कौफल के पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाए जाने की भी वकालत की, जिससे कि वन संपदा को और भी खूबसूरत और उपयोगी बनाया जा सके। हमारे जो बांज के पेड़ हैं, काफल के पेड़ हैं, चीड़ को तिलांजलि देते हुए अन्य पेड़ों को हम लगाएं जो बड़े सब्ज होते हैं, छायादार होते हैं और हमारे पर्वतों के लिए माकूल हैं। अगर हम गुरेलाओं का समायोजन कर दें तो जंगल भी बचेंगे और नए जंगल लगेंगे, उससे उत्तराखंड का विकास होगा। प्रकृति बेहद खूबसूरत है। प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए कई संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इसी वन संपदा को हमें सहेज कर रखना है। जंगल को बचाओ। जंगल है बेहद खूबसूरत। जंगली जानवरों से करो प्यार। जंगल बचाने और जंगली जानवरों को बचाने के लिए जंगली जानवरों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने होंगे। जंगल को शिकारियों से बचाना होगा, आग से बचाना होगा। इसके साथ साथ हर वो उपाय करने होंगे जो वन संपदा को संरक्षित करने के लिए उपयोगी साबित हों। तभी हम सच्चे मायने में प्रकृति के सच्चे मित्र साबित होंगे। नोएडा से राहुल यदुवंशी के साथ नसीम खान, रामनगर, समाचार प्लस। इन खबरों के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद